साथियों, ये जनतंत्र संवाद एक सेकंड रुकिए। कुछ कार्यकर्ताओं का एक समूह है जो लोकतंत्र को समर्पित है और उसी के लिए यह इसकी ओर से सप्ताह में एक बार वीडियो प्रसारित किया जाता है और कुछ लेख भी प्रसारित किए जाते हैं जिसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। हम लोग राष्ट्रीय सवालों पर, खास करके लोकतंत्र से जुड़े हुए सवालों पर बातचीत करते हैं। क्योंकि हाल में किसान आंदोलन ने एक बड़ी विजय प्राप्त की है, तो ये एक बड़ी घटना है देश के लिए और इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा और मेरा कहाँ चला जाता है इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर जो है सो बातें हम लोग करना चाह रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि रामदत्त जी हैं, जो जयप्रकाश आंदोलन के भी सहयोगी रहे हैं और बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। आज उनसे ही हम इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इसका संचालन हमारे एक और वरिष्ठ साथी और पत्रकार विनोद जी करेंगे और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अब मैं चाहूंगा कि अब वो आगे विनोद जी चलाएं। सभी को जोहार, नमस्कार। आवाज आ रही है ना? ठीक, नमस्कार विनोद। आ रही है, मुझे तो आ रही है। रामदत्त जी का स्वागत है। इनको तो हम लोग हमेशा देखते रहे हैं, टीवी पर भी देखते हैं और ऐसे, और ये खुशी की बात है कि ये भी 74 आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जेपी मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं और हम तमाम साथी जो जनतंत्र संवाद ये अभिक्रम चला रहे हैं सब वाहिनी धारा के लोग हैं या जेपी मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, परिपक्व लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन इसमें लगाया है और अभी भी अपने अपने तरीके से सक्रिय हैं। तो ये उपक्रम इसी क्रम का, इसी सामूहिक प्रयास से हम लोगों ने शुरू किया है। और तो आज की बातचीत किसान आंदोलन के बारे में, डेमोक्रेसी पर आज ये किसान आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो जो हमको लगता है डेमोक्रेसी को लेके तो जो प्रभाव पड़ा ही है, चुनाव जो अभी तत्काल जो दिखाई दे रहा है, जो महसूस होता है कि वो मोदी संसदीय राजनीति और चुनावी राजनीति के प्रभाव में, दबाव में आकर मजबूर हुए हैं, वरना वो लगातार इस आंदोलन को कुचलने का ही कोशिश करते रहे। उसको इतना विशाल बड़ा आंदोलन होने के बावजूद तो डेमोक्रेसी पर तो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ही इस आंदोलन का, चाहे पड़ रहा है। चुनावी राजनीति की मजबूरियां ही क्या थी जिसकी वजह से मोदी ये तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुए? हम यहीं से बात शुरू करना चाहते हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है, आप रखें इस पर बात, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। नहीं, इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है और खास करके जिनकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा ये रहती है कि वो आजीवन बने रहें पद पे, तो उनके लिए चुनाव ही सबसे बड़ा एक कंसर्न होता है। जब मोदी जी को जब लगा, उनको तमाम पार्टी के लोगों ने खुफिया तौर पे पता उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, दल के कोई बड़े सपोर्ट के बावजूद ये किसान आंदोलन जो है वो गांव-गांव पहुंच रहा है और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये पहले सरकार मानती थी और तमाम पत्रकार और विश्लेषण करने वाले भी मानते थे कि ये केवल बड़े किसानों का, पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। लेकिन वास्तव में ये आंदोलन केवल बड़े किसानों का नहीं है। ये जो पूरी अर्थव्यवस्था है, रूरल डिस्ट्रेस है, जो अर्थ
कुल मतलब वेलफेयर स्टेट से छौंका था पहले, उससे हट के ये पूरी तरह से ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह जा रही है। और उसमें ये भी एक फूड सिक्योरिटी पर भी प्रॉब्लम आएगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो कानून जिस तरह से बना गया है उसमें लोगों के जमीन के मालिकाना हक पे भी प्रॉब्लम आएगी। और होल्डिंग का तो उन्होंने रास्ता खोल ही दिया था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में। तो ये एक तरह से ये पूरा गरीबों का आंदोलन, हालांकि उतना प्रत्यक्ष नहीं, खास करके जब किसान को फायदा मिलेगा तो मजदूर को मालूम है कि किसान की जेब में पैसा होगा तो उसको पलायन नहीं करना पड़ेगा शहर में, उसको थोड़ा मजदूरी बेहतर मिलेगी। जो रूरल मार्केट है वहां भी पैसा आएगा। तो कुल मिला के इसमें भागीदारी व्यापक हो गई। और इसीलिए सरकार को लगा कि भाई कहीं ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब तो खैर उनके हाथ में है नहीं, और उत्तराखंड में 5 पार्लियामेंट सीटें हैं तो भी अदलती बदलती है। मुझे लगा कि हाथ से निकल गया तो दिल्ली की गद्दी नहीं बचेगी, तो सबसे बड़ा इसको वापस लिया है। त्रिपाठी जी, ये तो है कि एक चीज ये हम लोग ये किसान आंदोलन को लेकर इस आंदोलन की सीमाएं भी प्रकट हुई हैं कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद जिस तरह से इसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन हम लोगों को दिलचस्पी और जानना समझना ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा चुनाव हम मान सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में सांसद ही बनते हैं और विधायक तो है, बड़ा राज्य है, इसका पूरा असर पड़ता है पूरे गणित पर, सत्ता के समीकरण पर। तो इस और लेकिन उत्तर प्रदेश या मोदी का प्रभाव हम लोग मानते हैं कि हिंदी पट्टी है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, यानी जो जिसको हम लोग मायावती या चलताऊ भाषा हम लोग कहते हैं कि मनुवादी जो इलाका है, वो इलाका वो हिंदी पट्टी ही मोदी को बनाए हुए है। नहीं तो इसके बाहर तो उनका उतना प्रभाव नहीं है, दिखाई देता है। तो क्या और वहां जो अहम चुनाव होने वाला है, क्या वहां जो सांप्रदायिकता के आधार पर जो ध्रुवीकरण इतना तेजी से हमेशा रहा है और हुआ है, तो क्या वो उस ध्रुवीकरण को ये जो किसान आंदोलन है उसको उसमें कुछ बदलाव लाने वाला है? क्या हम मान के चले कि सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठकर आर्थिक मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वोट करेगी? इस पर आप चुके वहां हैं, तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अभी कल ही उनके जो टॉप नेशनल लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी लखनऊ में, और जिसमें जेपी नड्डा साहब भी थे और योगी जी भी थे, अमित शाह भी थे, ये सारे लोग थे। और वहां तो उन्होंने यही तय किया है कि जो उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो इसको कहते हैं कि साहब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी उग्र हिंदुत्व के ही मुद्दे पर वो जोर देंगे, क्योंकि अब उनके पास और कोई बड़ा प्लैंक है नहीं। देखिए, आर्थिक मोर्चे पर बहुत बुरी तरह से विफल रही है सरकार। बल्कि अभी मैं आज ही देख रहा था एक खबर कि 2025 तक ऐसा एक सर्वे आया है, एक अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी है वित्तीय, कि 2025 तक भारत बांग्लादेश से भी पिछड़ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर भुखमरी से बचाने के लिए मुफ्त खाद्यान्न देना पड़ रहा है। यह हमारी आर्थिक तरक्की की निशानी है या हमारी गिरावट की निशानी? आप देख लीजिए, रसोई गैस आप ले लीजिए, मतलब हम
को बना निर्भर उधर महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल के दाम देख लीजिए। जब उस अनुपात में अगर आप सारी कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, सरकारी अधिकारियों को छोड़ वेतन बढ़ता है, लेकिन बाकी तो बहुत बुरी हालत है कि तमाम नौकरियां वो ठीक से उपज का नहीं मिल रहा है। जाहिर है कि बीजेपी तो नहीं है कि ये आर्थिक मुद्दा हो, क्योंकि जहाँ मुद्दे उठे पर उनके पास कोई कनेक्शन में डिस्टरबेंस है। थोड़ा दिखाई दे रहा, लग रहा है। लगता है लाइन कट गया है। वो तो रामदास जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लगता है कि वो कहीं बाहर है, इसीलिए कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ। कोई होटल में या कहीं दूसरी जगह पर है। फोन करके पूछ लीजिए। हाँ, जब देखें फिर से ट्राई कीजिए। जोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ शुरू करूं? हाँ जी जी मैं रामदास आगे हाँ
आप बात कंटिन्यू कीजिए बात। जी जी। हाँ हाँ। तो आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार बहुत विफल रही है, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, सारी चीजों पे। वो राम मंदिर का मामला अयोध्या में, वो कुछ उनकी टीम उन्होंने खड़ी की है, जो अब वो मथुरा का भी मुद्दा, कृष्ण जन्मभूमि का उठा रहे हैं। इसके अलावा विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनारस में एक पूरा मोहल्ला उन्होंने तोड़ के और पूरा एक नया पूरा बहुत किसको कहते हैं, बहुत भव्य दिव्य जिसको वो कह रहे हैं, वो पूरा निर्माण कराया है उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर का, जिससे सीधे गंगा से रस हो जाएगा। तो अब इन मुद्दों को वो हाईलाइट कर रहे हैं, ये तो पक्का है। लेकिन देखिए कि इसमें, इस पूरे दौर में जो सबसे बड़ा एक नया डेवलपमेंट है और जो आप ने चर्चा का विषय रखा है कि किसान आंदोलन ने इस देश की राजनीति में, सामाजिक इसमें एक नई राह दिखाई है। नई राह आप इस ढंग से देखिए कि मुझे बताया उन्होंने कि करीब 540 संगठनों ने बाकायदे डेमोक्रेटिक ढंग से, तालमेल से, सहयोग से इस पूरे आंदोलन को चलाया और सरकार के तमाम प्रोवोकेशन थे, कोशिश की उन्होंने कि आंदोलन हिंसक हो जाए। उसमें लखीमपुर खीरी भी लीजिए आप, जो लाल किले पे हुआ वो भी देख लीजिए, और उसके पहले इतने प्रोवोकेशन डाली गई, बाधाएं डाली गई जब हरियाणा से, पंजाब से किसान आ रहे थे। तो किसानों ने ये जो एकजुटता दिखाई है, आंदोलन को शांतिपूर्ण रखा है, फोकस रखा है, बहकावे में नहीं आए, उलझाए में नहीं आए, और बलिदान किया है, त्याग और बलिदान किया है। 700-750 लोग जो है आने गई हैं। उसके अलावा घर छोड़ के वहां में पड़े रहना कोई बहुत सुखद बात नहीं होती। इसकी वजह से ही नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। और देखिए हम लोग एक चीज है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के दबाव में मोदी के मुकाबले जो वहां जो समीकरण राजनीतिक बन रहा है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, उनमें कुछ दबाव बनेगा और वो इकट्ठा होंगे, या इकट्ठा ना भी होंगे तो जनता मोदी के खिलाफ गोलबंद हो जाएगी किसी एक पार्टी के पक्ष में? ऐसा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का द्वंद्व तो ज्यादा उभरा है। यदि कांग्रेस मजबूत वहां होती है थोड़ी सी भी, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगी? या मायावती अलग अलग रहती है, लड़ती हैं, तो उसका क्या होगा? बताइए। अगर वहां दीदी कांग्रेस अगर वहां थोड़ी भी मजबूत होती है, नुकसान पार्टी को होगा, क्योंकि वोटरों का है जो मतलब, लेकिन वो पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को नहीं, उससे निश्चित रूप से बीजेपी का ही नुकसान होगा। बल्कि अगर डायरेक्ट फाइट होती है बीपी की और समाज पार्टी, तो वो शायद समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप ध्यान कीजिए कि पिछले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल के लड़े थे। तो होता क्या है कि कांग्रेस का वोटर है उस पसंद नहीं करता समाजवादी पा जाता है। तो इसमें इस बात असली है, देखिए एजेंडा जो है वो हावी हो रहा है, और जो भी आएगी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आ रहा है कि उस किसानों की ताकत उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी भी देखिए किसानों ने आंदोलन तो खत्म नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी का कानून बने। उसके अलावा और भी कई बातें हैं। वो उन्हीं लड़कियों को छेड़ते हैं जो सीधी होती है। मामा, अगर वो गुंडे सीधी लड़कियों को छेड़ते हैं तो फिर ये क्यों रो रही है? माँ, इससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। मैं कहीं नहीं जा रहा, जो करना है कर ले। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ।
आयशु, खाना आवाजें ठंडा हो रहा इधर है, उधर से आ रही मुझे नहीं खाना। कहाँ से ये आवाज सब आ रहा, कैसे हो रहा है? कि कंप्यूटर में खुला होगा कुछ, अब हटा। हाँ जी। हम्म। हाँ तो मतलब जैसे मान लीजिए झारखंड में ऐसा हुआ कि ये पार्टियां अलग होके लड़ी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाया और उसको, उसमें झामुमो को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, और कांग्रेस को जो यहाँ एकदम नकारा मानी जाती थी उसको भी वोट मिला और सीट भी मिला। तो क्या इस तरह का कोई चमत्कार उत्तर प्रदेश में होने वाला है? यानी कि ये लोग अलग भी रहे तो भी मोदी के खिलाफ लोग कहीं ना कहीं गोलबंद होंगे, या इन पार्टियों पर देखिए, दबाव? यही आपसे करा था, यही मैं आप कह रहे थे। देखिए, जो सोशल कंपोजिशन है, सामाजिक समीकरण हमें समझने होंगे। तो सामाजिक समीकरण में ये वोटरों का एक तबका है वहां, कि जैसे कांग्रेस ने एक बार बहुजन समाज के साथ तालमेल किया था बहुत पहले 96 में, तो कांग्रेस का वोटर बीएसपी में तो नहीं गया, तो बीजेपी में चला गया। फिर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ किया। तो वो एक तबका है अपर क्लास का, जिसको पसंद नहीं है मायावती या मुलायम परिवार या अखिलेश यादव की, वो नहीं देखना चाहते। तो वो उनकी चॉइस कांग्रेस तो हो सकती है, अगर कांग्रेस विकल्प नहीं है तो फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं, वो इधर नहीं आते हैं। तो इसलिए अगर कांग्रेस मजबूती से थोड़ा लड़ती है तो इस बात की काफी संभावना है कि वो कुछ वोट बीजेपी के काट सकती है, इसकी संभावना तो है। लेकिन देखिए, इससे बड़े मुद्दे इसमें इन्वॉल्व है। बड़ा मुद्दा क्या है जो आपने विषय से, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी चल रही है। तो जो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है वो किसी डिग्री तक केवल बीजेपी में नहीं है। देखिए, वो जो कार्य प्रणाली है कि आप, मोदी जी ने देखिए अध्यादेश वापसी का ऐलान किया बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए, उस विभाग के कृषि मंत्री को भी नहीं पता है, और उन्होंने आप कहा कि संसद में हम करेंगे। भाई, यही काम वो पहले कर लेते, अगर वो पहले किसानों से, स्टेक होल्डर से पर कर लेते, मंत्रिमंडल में प्रॉपर डिस्कस होता, अगर संसद में पहले ही बहस हो जाती और ये सेलेक्ट कमेटी के हवाले हो जाए, तो मुझे तो जो सबसे अच्छी बात लग रही है कि कम से कम जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, संसद को रबर स्टाम्प बना दिया गया, मंत्रिमंडल रबर स्टाम्प बना दिया गया, और ये किसी न किसी डिग्री तक और भी पार्टियों में है। देखिए, कांग्रेस की हुकूमत में ये कम से कम कि मनमोहन सिंह अपने आप सारे निर्णय नहीं ले सकते थे। एक एडवाइजरी कमेटी थी, उसमें सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी के साथ तमाम उसमें ग्रास रूट पे काम करने वाले की एक परामर्शदात्री समिति थी, या कुछ पार्टी में थोड़ा मोड़ा कंसल्टेशन था। लेकिन आप बाकी आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी है, अखिलेश है, नीतीश कुमार है, ये कहाँ है? सब इलेक्टेड, जो ऑटोक्रेसी के छोटे छोटे ये नमूने हैं। तो कम से कम किसानों ने झुकाया ना, किसान इस बात पे ले आए कि भाई आपको कानून बनाना तो स्टेक होल्डर से बात करो, पार्लियामेंट में बात करो, कैबिनेट में बात करो, तब करो। तो मुझे लगता है इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि कम से कम एक उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चलाया और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि आप लोकतांत्रिक पद्धति से कानून बनाओ। तो मुझे लगता है इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है। मैं एक बात, त्रिपाठी जी, यूपी के चुनाव में जो आप, मनीष जी बोलिए। हाँ, मैं कि चुनाव को कितना प्रभावित करेगा कितना नहीं करेगा ये तो अभी 1-2 महीने में थोड़ा स्पष्ट होगा। लेकिन एक जो आपने कहा कि सबसे पहले बात है कि उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि जनतंत्र है और वो झुका सकता है। दूसरी बात कि बाकी जो मुद्दे थे, जातीय तनाव के, सांप्रदायिक तनाव के, लिंचिंग के, ये सारे मुद्दे कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे चले गए हैं। इसमें भी
किसान आंदोलन को मुझे लगता है कि क्रेडिट देनी पड़ेगी कि उन्होंने एक जेन्युइन मुद्दा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, एक सेकंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने खड़ा किया था हिंदू मुस्लिम झगड़ा, वो खत्म हो गया है और अब हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके वहां किसान आंदोलन चला रहे हैं। तो ये इसीलिए तो बीजेपी के नीचे की जमीन खिसकी। जी, वही मैं कहना चाह रही थी कि इन्होंने बहुत से फालतू मुद्दों को एक किनारे कर लगा करके एक जेन्युइन मुद्दा समाज के पटल पे लेके आए हैं और कृषि को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में स्टेब्लिश किया है। जितना नेग्लेक्ट होती रही है खेती किसानी, तो पहली बार मुझे लगता है कि सेंटर स्टेज पर आया है और सबों को जहां देखिए वहां खेती किसानी की चर्चा तो चल पड़ी है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरी अभी राकेश टिकैत जी से बात हो रही थी, देखिए वो मुद्दे मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं होते, वो यही कह रहे थे कि देखिए वहां पर अभी सीड बीज को लेकर के कोई कानून बनने वाला है, प्रस्तावित है या चल रहा है, वो उस पे भी सरकार ने कोई व्यापक कंसल्टेशन नहीं किया है। इसलिए डेयरी उद्योग को लेकर के भी कुछ नए कानून बनने वाले हैं जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां देखिए छोटे छोटे देशों के हैं वो लगी हुई हैं। इसी तरह अभी देखिए एक खबर हमने यूपी में चल रही है कि सरकार ने जो ग्राम पंचायतों की जो सामाजिक जमीन है वो अब बड़ी कंपनियों के हवाले कर दिया है। तो ये बहुत सारे पर अब बात हो रही है और इसमें मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर ये आंदोलन बढ़ता है तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि है, कुटीर उद्योग है, बागवानी है, डेयरी है, इन सब की तरफ मुझे लगता है ध्यान जाएगा, ताकि ये जो छोटे छोटे लोग बिजनेस है और जिनमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो होगा। और अगर ये मजबूत होता है इस तरह का एजेंडा, तो देखिए उससे बहुत सारी समस्या होंगी। हमारे शहरों में जो स्लम्स हैं, पलायन हो रहा है, लोग जाते हैं, फिर अभी देखिए कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से रोते बिलखते भागना पड़ा और गांव आए फिर मजबूरी में जाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि जो संघर्ष वाहिनी के लोग हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जो गांधीवादी लोग हैं, जो हो सकता है कि और शार्प और व्यापक करें। देखिए जेपी ने यही तो किया था ना कि भाई बिहार में जो नाम बढ़े थे छात्रों के, उनको या गुजरात में और या बिहार में जो छात्रों का आंदोलन, उनको उन्होंने एक बड़े व्यापक संदर्भ से जोड़ा था, संपूर्ण क्रांति से, जिसमें आमूल चुनाव का बड़ा मसला है। देखिए अगर आप किसान लोग डायरेक्ट तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर हालांकि मुझसे एक बातचीत में तो बहुत खुल के कहा टिकैत ने कि भाई जनता खुश नहीं है, बदलाव चाहती है। तो अगर ये बात कहते हैं तो वो उसका इशारा तो साफ है कि भाई बीजेपी को वो नहीं चाहते हैं। लेकिन और क्या हो सकता है, आप देखिए, याद कीजिए रामशरण जी और आप सारे मित्र लोग के उस समय हम लोगों का एक मुद्दा ये भी था कि लोक उम्मीदवार खड़े हो, मतदाता समितियां खड़ी हो। तो मुझे लगता है कि अब किसान आंदोलन को खाली हम लोग देखें दूर से और उसका विश्लेषण करने के साथ हम लोगों को इसमें थोड़ा सा जो और दूसरे काम है हम लोग उसमें मदद कर सकते हैं कि अब हम परिषदें बनाएं। थोड़ा चुनाव में जो पैसे का इतना ज्यादा, देखिए क्योंकि कौन ताकत खड़ी है, जो बीजेपी की मशीन है, चुनावी मशीन है, मोदी जी की चुनावी मशीन है, उसके पीछे पूरी पूंजीपति लॉबी खड़ी हुई है। तो चुनाव में जो चुनाव सुधार का मसला है, मुझे लगता है कि और आपके जैसे हमारे जैसे लोगों को अब इन मुद्दों पर भी फोकस करना चाहिए कि जो यह आंदोलन है वो और कॉन्क्रीट मतलब हो, दिशा पकड़े जो आर्थिक पुनर्रचना की और इसके साथ साथ चुनाव सुधार की, क्योंकि चुनाव ये पैसे का खेल हो गया और इसमें पार्टी भी इररिलेवेंट हो गई है। अब उनके जो टेलीविजन विज्ञापन, अखबार के विज्ञापन और जो उनके आईटी सेल हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सारे लोगों को या जो गांधी को मानते हैं, जेपी को मानते हैं, वाहिनी के जो लोग हैं, उनको लगता है मुझे इस दिशा में हम लोग मदद कर सकते हैं। इसमें एक बात और है। हेलो,
हेलो। जी जी बताइए। हाँ, इसमें एक चीज और अभी दिख रही है कि जिस तरह से मोदी जी की आदत है अचानक सब कुछ अचानक कर देना, अचानक नोटबंदी 4 घंटे का समय दे करके, अचानक तालाबंदी 4 घंटे का समय दे करके, अचानक कृषि कानून अध्यादेश ला करके और अचानक वापसी। तो ये अचानक संस्कृति जो है इनकी, किसानों ने उसको बड़ा अच्छा चैलेंज दिया है, तुरंत ना हटके। कई लोग कह रहे हैं अब तो मिल गया, चले क्यों नहीं जाते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संयत होकर के इसकी खुशी भी मनाई, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन आगे उन्होंने जो सवाल रखे हैं, तो उससे जो ये सब कुछ अचानक कर देने वाला जो इनका मनोवृत्ति है, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा धक्का तो लगेगा। थोड़ा सा जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं या जो नॉर्म है उस पे वापसी इनको करनी पड़ेगी। देखिए मणिमाला जी, जिस लॉबी, मैं मणिमाला जी की बात पे एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, जिस लॉबी के दबाव पे वो ये कानून लाए थे, या वो पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेच रहे हैं, या जो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, डिमोनेटाइजेशन भी वो एक डिजिटल पेमेंट लॉबी थी, उसके दबाव में हुआ था। तो आप जानते हैं कि जो ये पूंजीवादी ये कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, इनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, इनको डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी चाहिए कि भाई एक आदमी से बात करें। देखिए वो निक्सन साहब चाइना गए, देंग सियाओपिंग से बात की, और जो है सारी फैक्ट्री जो है वो अमेरिका की, यूरोप की, वहां लग गए फैक्ट्री, वहां प्रदूषण हुआ। तो देखिए वो, और तो वो तो चाहते हैं, और मोदी जी को उन्होंने इनकरेज भी किया। आप याद कीजिए कि भाई बंगाल में टाटा की कार फैक्ट्री नहीं लग पाई थी, मोदी जी ने बुला के, और गुजरात में उन्होंने सिंबॉलिक 1 रुपए में जमीन दे दी, तब किसी ने आपत्ति की नहीं की थी ना कि भाई आप ये एक आदमी कर रहा फैसला। तो उसी का व्यापक रूप है। तो इसमें ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो संघ परिवार है, बीजेपी है, उसके बाकी लोग भी सरेंडर कर गए हैं। कोई बोलता नहीं, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, या और मुख्यमंत्री। तो ये इन लोगों की चुप्पी भी मोदी जी के जो है वो हौसले बढ़ा रही है। लेकिन डेफिनेटली इस बार बहुत तगड़ा झटका दिया है किसानों ने, और शायद अब मोदी जी को मंत्रिमंडल की और संसद की अहमियत समझ में आ जाए। मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जी जी राम, आवाज आ रही? ये हाँ, इस विजय से किसानों के क्या जनता का विश्वास चुनाव के प्रति बढ़ा है, या लोग, या मोदी जी का जो एक इमेज बन गया था कि इनको झुकाया नहीं जा सकता है, तो हम लोकतंत्र के द्वारा ऐसे व्यक्ति को भी झुका सकते हैं, ऐसा विश्वास क्या जनता में बढ़ेगा? नहीं नहीं, बहुत विश्वास बढ़ा है। और अब आप देखिए, अब और भी ग्रुप्स, क्या हो रहा था कि लोगों में इतना डर हो गया था कि कोई बोलेगा तो जेल भेज देंगे। आप देखिए कि सारे जो मजदूर संगठन है वो डर के खामोश बैठे हैं, जबकि सारे लेबर लॉज इतने बदल दिए गए। पब्लिक सेक्टर में के जो सारे कर्मचारी, चाहे बीएसएनएल ले लीजिए, चाहे रेलवे वाले ले लीजिए, चाहे बिजली वाले ले लीजिए, सब डरे बैठे थे। तो डेफिनेटली हौसला बढ़ेगा। और इसमें 2 की जीत हुई है। एक तो ये कि हाँ, अगर सामूहिक रूप से बलिदान करके धीरज के साथ लड़ सकते हैं। और एक देखिए, एक बहुत बड़ा सबक ये भी आया है कि हमारे यहाँ शांतिपूर्ण ढंग, डेमोक्रेटिक ढंग से हम बड़े से बड़े तानाशाह, भाई मोदी तो इस समय ऑल पावरफुल तानाशाह, उनको झुका सकते हैं। बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदूक से हम कितने लोगों को मारेंगे। और हमारे से ज्यादा जो 2-4 बंदूक पिटिया हम करेंगे। देखिए ये तो नेपाल में भी साबित हो गया, स्टेट के पास कहीं ज्यादा वायलेंस की पावर है। तो उस वायलेंस की पावर का मुकाबला जो है वो हम मास मूवमेंट से ही कर सकते